सबको जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है नदी घाटी सभ्यता, जिसके अंतर्गत एक परीक्षा की दृष्टि से जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में इससे प्रश्न हमेशा आ रहे हैं। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। नदी घाटी की सभ्यता। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में भी नगर थे। यहाँ नगर से तात्पर्य वर्तमान में जो भी शहर हैं उन शहरों से समझ लीजिए कि 2500 साल पहले जो नगर थे आज के शहरों के समान थे। प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग वर्तमान की सुनियोजित नगर योजना की तरह होता था। सुनियोजित था, हर कार्य निश्चित था, अर्थात आने जाने के लिए रास्ते थे, पानी के निकास के लिए नालियाँ थी, उजाले की व्यवस्था थी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं उस समय थीं। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं, ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। उस समय की जो खुदाई हुई है और खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वे अवशेष इस तरह का बयां करते हैं कि वहाँ पे आज के आधुनिक नगरों की तरह वहाँ के नगरों में भी व्यवस्था थी। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि सभी नगर सभ्यताएं जो है उनका विकास वर्तमान में भी और पहले भी नदियों के किनारे ही क्यों हुआ है। तो इसका कारण यह है कि नदियों के किनारे पीने का पानी आसानी से मिल जाता है, कृषि के लिए सिंचाई मिल जाती है और हर प्रकार की सुविधाएं जो है नदी होने से हमारे आम जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो नदियां पूरा करती हैं। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। अधिक अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था। जल मार्ग से व्यापार करना आज भी और उस समय भी आसान था। नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि के साथ साथ अन्य काम धंधे जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के सामान आदि कार्य होने लगे थे। उद्योग धंधों के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं के निर्माण व उनके व्यापार में वृद्धि के कारण नगरीय जीवन उन्नत और विकसित हो रहा था। आगे देखेंगे हम लोग कि विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। जैसे सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। आइए हम इस सभ्यता के बारे में विस्तार से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक मानी जाती थी। हड़प्पा से तात्पर्य सिंधु, सरस्वती या कांस्य युगीन सभ्यता। परीक्षा में पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का और दूसरा क्या क्या नाम है, तो सिंधु सभ्यता या सरस्वती सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि उस युग में कांस्य की खोज हो चुकी थी, इसलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सन 1921 में जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था, अर्थात भारत जब अंग्रेज़ों के गुलाम था, तो इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को यह ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और कैसे ज्ञात हुआ? जब उस स्थल की खुदाई हुई तो वहाँ से जो प्राप्त अवशेष हुए हैं उन अवशेषों का पुरातत्वविदों ने अध्ययन किया, इतिहासकारों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक वर्तमान की तरह नगरीय सभ्यता थी।
इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसे मोहनजोदड़ो कहते थे, और वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो से तात्पर्य मृतकों का टीला। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो से क्या तात्पर्य है। तो मोहनजोदड़ो से तात्पर्य है मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। ये प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे इस प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की। या इसको इस तरह से परीक्षा में भी आता है, RD बनर्जी करके आता है, ध्यान देंगे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक नगर गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक नगर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात प्रांत से प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 200 से अधिक है। संख्या भी पूछ रहा है, जिनकी संख्या कितनी है? लगभग 200 से अधिक है। भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थानों के बारे में देखेंगे तो भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का स्थान है और ये परीक्षा में पूछ रहा है, इन चारों में से कोई न कोई पूछ रहा है या इन चारों को पूछ देता है, सही जोड़े मिलाने के लिए पूछ देता है। तो रोपड़ जो है पंजाब में है, ध्यान देंगे। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में और दायमाबाद महाराष्ट्र में है। चारों हर परीक्षा में आ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगरों की विशेषताएं क्या थी। तो हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थीं, या वर्तमान की तरह जैसे गांव में देखते हैं हम लोग कि जो मुख्य सड़क होती है और उस सड़क से छोटी छोटी गलियां मिलती हैं। शहरों में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। वर्तमान में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी, जिससे पानी आसानी से बह सके। आयताकार बड़ी बड़ी इमारतें, 2 मंजिले घर, प्रत्येक घर के बीच में आंगन, आंगन के चारों ओर कमरे बने थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय व स्नानागार का उचित प्रबंध था। वर्तमान की तरह हड़प्पा सभ्यता के नगरों में भी व्यवस्था थी। पक्के ईंटों की दीवार इस बात का साक्ष्य है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियों के प्रमाण हैं। वर्तमान में देख रहे हैं हम लोग कि जगह जगह ईंट भट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनके द्वारा मिट्टी के ईंट को भट्टियों में पकाया जाता है, जिससे मकान बनते हैं। बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े गोदामों के साक्ष्य मिले हैं। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जगह जगह बड़े बड़े गोदाम है जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता है। तो उसी तरह से उस समय भी बड़े बड़े गोदाम के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा पक्का स्नानागार मिला है, जिसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। ये प्रश्न पर भी परीक्षा में पूछ रहा है कि स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। अब लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के रहन सहन के बारे में। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ थे। प्रश्न भी पूछ रहा है कि हड़प्पा वासियों के मुख्य भोजन क्या थे? चावल, गेहूं, जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोजन थे। गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों को पहनते थे। हार, कंगन, पाजेब दोनों प्रकार के वस्त्रों को पहनते थे। हार, कंगन, पाजेब अर्थात पायल, बाली कान में पहनने वाला, अंगूठी, आभूषण पहनते थे।
मनका बनाने का कारखाना चन्हूदड़ों से प्राप्त हुआ है। ध्यान दें, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? चन्हूदड़ों से प्राप्त हुआ है। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। अब हम लोग देखेंगे उनके देवी देवता। तो हड़प्पावासी जो है मातृ शक्ति की उपासना करते थे, शिव की पूजा, वृक्ष की पूजा और पशु की पूजा करते थे। ये भी प्रश्न परीक्षा में आ रहा है कि मातृ शक्ति की उपासना किस सभ्यता में की जाती थी? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे मातृ शक्ति की उपासना करते थे, शिव की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा और पशु की पूजा करते थे। अब हम लोग काम धंधे के बारे में देखेंगे। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघिया, उस्तरा प्राप्त हुए हैं। तो खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुए हैं? कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघिया, उस्तरा प्राप्त हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सिंधु घाटी के लोग जमीन से धातु निकालने और उसे साफ करने और उसे गलाकर वस्तुओं को बनाने के तरीकों से परिचित थे। बहुत ही मुख्य बात है। कांसा, तांबा और जस्ता मिलाकर बनाई गई धातु है। ये प्रश्न पूछ रहा है, परीक्षा में पीछे आया था तो हम वहाँ पे नहीं बताए क्योंकि आगे यहाँ पे था इसकी जानकारी थी, इसलिए वहाँ पे नहीं बताए। तो कांसा जो है मिश्र धातु है, किन किन धातुओं से मिलकर बनाई गई है? तो तांबा और जस्ता को मिला के बनाई गई है। चाक अर्थात पहिया, जैसे कुम्हार का पहिया, चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उससे पहिया से ही वो गाड़ी का निर्माण किए, जिससे आने जाने में उनको सुविधा हो गई। अब वस्तु विनिमय, वस्तुओं के बदले दूसरे वस्तु का लेना और देना। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ले देकर व्यापार करते थे। अर्थात वर्तमान में भी हम कभी कभी गांव में देखने को मिलता है कि जो किसान है दुकानदार के पास चावल या गेहूं ले जाता है और उसको दुकानदार वेट करके उसका पैसा बताता है और उससे वह दूसरी वस्तुएं खरीदता है। अब हम लोग देखेंगे व्यापार के बारे में। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु व मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये व्यापारियों की मुहरें थीं। ध्यान देंगे, हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु व मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये व्यापारियों की मुहरें थीं। इन मुहरों पर आदमी की आकृतियाँ, जानवरों की आकृति, पौधों की आकृति और बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। जब व्यापारी अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे तो उस पर गीले मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी के ऊपर अपनी मुहरों की छाप बनाते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान हो सके। वर्तमान समय में भी ऐसा ही होता है। वहाँ पे जो सामान व्यापारी है उस पर अपना कुछ चिन्ह बनाते हैं, कुछ लिखते हैं। तौल व माप के लिए बटखरे और पैमाने का उपयोग करते थे वर्तमान की तरह। इस प्रकार की मुहरें जो है अन्य देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया, इराक में। ये इस बात का प्रमाण है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। अब हम लोग देखेंगे उस समय के लोग लिखते कैसे थे। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर संकेत के रूप में लिखे लेख हैं, जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं, जिसे विद्वान आज भी इस लिखावट को नहीं पढ़ पाए हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा गया है। इस बारे में हम बता चुके हैं आपको। आद्य ऐतिहासिक युग, जब इतिहास के स्रोत बता रहे थे तो उसके अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक युग के बारे में चर्चा किया था कि जिन लिखित सामग्री को आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है उसे आद्य ऐतिहासिक युग के नाम से जाना जाता है। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा संस्कृति के लोग लोथल, गुजरात क्षेत्र में बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल, जो गुजरात में है, वहाँ बंदरगाह से प्राप्त हुए, जिससे यह ज्ञात होता है कि उस समय लोग नदी या समुद्र के मार्ग से व्यापार करते थे। कैसे व्यापार करते थे? नदी और समुद्र के मार्ग से व्यापार करते थे। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्र न मिलने के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि शासन व्यवस्था सुदृढ़ थी, राज्य में शांति और सुव्यवस्था थी। यानी कि लोग उस समय शांतिप्रिय लोग थे, सभ्य थे, सुशील थे, आपस में मिलकर रहते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सबको जय हिंद।